एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अग्नि 5 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, उसके ट्रायल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसको नाम दिया गया मिशन दिव्यास्त्र। इस दिव्यास्त्र के तहत पहली बार ये ट्रायल किया गया है और अग्नि 5 का वो भी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ये लैस है। इस तरह की मिसाइल का पहली बार ट्रायल किया गया है और भारत अब उस लीग को ज्वाइन कर चुका है जिसमें कि MIRV टेक्नोलॉजी है। हालांकि अग्नि प्राइम जो कि अग्नि 1 का ही MIRV वाला वेरिएंट कहा जाता है, उसको बहुत पहले ही ट्राई कर चुका है, 2-3 साल 4 साल पहले ही ट्राई कर चुका है। पर ये जो ट्रायल है, ये जो अग्नि 5 का ट्रायल है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा करी गई। इसकी घोषणा करने का मतलब ये है कि एक तो हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होने वाले देश बन गए हैं, उस लीग पर पहुंच चुके हैं। दूसरी बात यह कि MIRV टेक्नोलॉजी अब हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे दुश्मनों सावधान हो जाओ, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जिनको नहीं पता MIRV, उनके लिए मैं बता दूं कि इसके माध्यम से एक मिसाइल से कई वॉरहेड डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया कितने वॉरहेड इसके द्वारा डिप्लॉय किए गए हैं, कुछ एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4, 5, 10 तक भी इसके द्वारा वॉरहेड डिप्लॉय किए जा सकते हैं। मतलब जहां पर वॉरहेड लगता है वहां पर अलग अलग तरह के वॉरहेड होते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के पार पहुंच जाती है और एटमॉस्फेयर के पार पहुंच के अपने टारगेट पे गिरने लगती है, तो इसके द्वारा डिकॉय वॉरहेड भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अब मान लो 10 इसमें वॉरहेड लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि 5 में एक्चुअल वॉरहेड लगा हो और 5 डिकॉय हो, जिससे कि अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर लगा भी हुआ है तो वो डिकॉय की तरफ मिसाइल दाग दे, ना कि जो एक्चुअल वॉरहेड है उसकी तरफ दागे। इससे फायदा 2 तरह का होता है, एक मल्टीपल लोकेशन पे अटैक भी किया जा सकता है, दूसरा एक जगह अटैक किया जाए और मल्टीपल लोकेशन पे डिकोय को डिप्लॉय कर दिया जाए, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं वो कंफ्यूज होके मेन वॉरहेड को कोई भी छुए ना और मेन वॉरहेड अपना काम कर दे। तो बहुत खुशी की बात है कि अब हमारा देश ऑफिशियली इसको मान रहा है, इतनी बड़ी मिसाइल को के ट्रायल को और MIRV टेक्नोलॉजी को मान रहा है। जब ये मिसाइल ट्रायल हो रही थी तभी चीन का एक वॉरशिप, या आप कह सकते हैं कि रिसर्च वेसल, वो बे ऑफ बंगाल में एंटर किया। इस एक्स हैंडल ने ये सारी जानकारी दी है। इस वेसल का नाम शियांग यांग होंग 1 है और इसी की बहन वॉरशिप मालदीव्स के आसपास में रिसर्च का काम कर रही है और ये दूसरा बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि चीन की नजर हमारे हर मिसाइल के टेस्ट पर होती है और जब भी हमारा मिसाइल का टेस्ट या उसके लिए नो टाइम जारी किया जाता है, ये अपने वॉरशिप भेज देते हैं। ये तो एक नो टाइम था जो कि 11 तारीख के लिए लॉन्च होना था, अभी दूसरा तो 13 तारीख को है, जो कि लगभग 3,500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला है। और ये तो कहा जा रहा है इसमें, ये तो सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली थी। अभी जो हम लोग अब ट्रायल करेंगे वो सबमरीन से लॉन्च करने वाली करेंगे और 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता, मतलब K5 का ट्रायल पक्का यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इंतजार करना है हमें। और मैं तो कह रहा हूं कि ये जो बम है, ये जो मिसाइल ट्रायल है, ये चीन की वॉरशिप पर ही ट्राई कर देना चाहिए। पर हाँ, ये सब तो जोक की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रायल की बात चली है तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी एक ट्रायल इसी महीने किया जाना है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अगर आप नहीं जानते हैं तो ये इसरो के द्वारा बनाई जाती है और ये ऐसा व्हीकल है जो कि एटमॉस्फेयर के पार जाके, गुरुत्वाकर्षण के पार जाके, जब किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसके ऑर्बिट में बैठा देगा और उसके बाद इसको वापस आना है पृथ्वी पर और दूसरे लॉन्च के लिए तैयार होना है, इस प्रकार का यह व्हीकल बनाया जा रहा है जो कि मैक्सिमम तौर पे अपर स्टेज में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका इससे पहले 1 साल पहले एक ऑटोनोमस लैंडिंग का टेस्ट हुआ था जिसमें कि इसको लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरा दिया गया। अभी इसी प्रकार का ट्रायल होगा पर थोड़ा सा और रीडिफाइन होगा और इसमें चेंजेस हैं वो किए जाएंगे और फिर से हम देखेंगे कि ऑटोनोमस लैंडिंग कर रहा है। इसका इस्तेमाल आगे चल के इसरो के द्वारा सस्ते लॉन्च में किया जाना है और एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर की जो CNN के द्वारा जारी करी गई है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ाई करी गई है। असल में ये समय था 2022 का, जब पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराए जाने की बात करी जा रही थी और यूएस इसके लिए तैयार हो रहा था कि रशिया की तरफ से न्यूक्लियर वॉरहेड गिराया जाएगा तो उसके विरोध में हम लोग क्या करने वाले हैं।
पर CNN का यह कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री और भी अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या लीडर्स के कहने पर पुतिन ने ये जो प्लान है उसको त्याग दिया, पर वहां पर पीएम मोदी का नाम भी लिया गया है और बड़े बड़े अक्षरों में लिया गया है, मतलब उनका नाम बहुत प्रेफरेंस से लिया गया है। ये कहना है कि SCO मीटिंग में जब हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि ये जो समय है वो लड़ाई का नहीं है, जो भी मनमुटाव है, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने का है। इस बयान के बाद या इस सिचुएशन के बाद रशिया की तरफ से ये जो अटैक था वो नहीं किया जाना तय किया गया, या अभी तक कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं हो पाया है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे राजनेताओं, हमारे राष्ट्राध्यक्षों की बात अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी सुन रहे हैं और इतनी क्रिटिकल चीजों में बात सुनी जा रही है। बात कर लेते हैं तेजस MK1A की। तो आपको पता है कि इसका ट्रायल चालू हो चुका है और कई ट्रायल इसके किए जा रहे हैं। इसमें नए नए चीजें लगाकर इसके ट्रायल किए जा रहे हैं। जो पुराने तेजस हमारे हैं उनको ही टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 इस प्रकार के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले HAL की तरफ से यह कहा गया था कि फरवरी 2022 में ये टेस्टिंग के लिए एयरफोर्स को दे दिया जाएगा या पहली डिलीवरी कर दी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि मार्च मिड तक ये एयरफोर्स को दिया सकता है, मतलब 3-4 दिनों में ही दिया जा सकता है। इसके अलावा पहले ये कहा गया था कि मार्च के शुरुआत में ही ये चीजें दे दी जाएंगी। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा ग्लिच होने की वजह से और जो हमारा एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है उसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर का इस्तेमाल, जो कि इंडिजीनियस बनाया गया है, उसके इस्तेमाल या उसको लगाने के बाद इसके थोड़ी ट्रायल में समय लग रहा है। इस कारण से ही ये अभी तक इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया जा सका है। 2 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अभी मिड मार्च तक। तो हमें इंतजार है कि जब ये एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा और वो इसका ट्रायल करेंगे, वो इसको चलाकर देखेंगे, वो इसको उड़ाकर देखेंगे और तब रिव्यू बताएंगे और तब पता चलेगा विश्व को भी और हमको भी कि कितना बेहतरीन एयरक्राफ्ट अब ये नया वाला तेजस बन चुका है। बात कर लेते हैं जिस प्रकार से भारतीय रशिया के अंदर फंसे हैं युद्ध के चक्कर में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से। इन लोगों को पहले ये कहा जाता था कि रशिया में तुम हेल्पर का काम करोगे आर्मी में, उसके बाद इनको फौज में भेज दिया जा रहा, और 2-3 भारतीयों की मृत्यु की भी खबर आई है। उसी प्रकार से अब एक और वीडियो आया है जिसमें कि नेपाली लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल की एम्बेसी कुछ कर नहीं पा रही है, भारत हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, भारतीय लोगों को यहां से निकाल लिया गया है, हम भी यहां पर फंस चुके हैं और 30 लोग ज्वाइन किए थे, 5 ही लोग हम लोग बचे हैं और हम लोग को भी यहां से निकाले। उनकी भी सेम कंप्लेन यही है कि उनको पहले तो ये कहा गया कि भाई वो आर्मी में हेल्पर की तरह रखे जाएंगे, पर धीरे से उनको अब युद्ध में डाल दिया गया है। वहीं भारत का यह कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है, उसके द्वारा रशिया में इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बना के रशियन आर्मी में डिप्लॉय किया जा रहा था और उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई के दौरान। इनके द्वारा लुभावने ऑफर दिए जाते थे कि भाई रशिया का कम पैसे में वीजा लग जाएगा, रशिया में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तुम्हें रशिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसी चक्कर में लोग हेल्परी के लिए पहले ज्वाइन करते हैं और उसके बाद इनको युद्ध में भेज दिया जाता है, जिससे कि युद्ध में जाने का बहुत ज्यादा सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मृत्यु तय है। जिस प्रकार का युद्ध रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, लंबे समय वाला, मतलब हर फ्रंट पे चल रहा है, तो मृत्यु तो वहां पर होती ही होती है। बहुत कम ही लोग हैं जो कि बच पाते हैं इस तरह के युद्ध के बाद। बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन के द्वारा बनाया गया अपना नया नवेला एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन उनके S-80 सबमरीन में लगने जा रहा है। नावेंटिया ने कहा है भारतीय नेवी को कि अपने ऑफिशियल को भेजें और वो विटनेस करें कि किस प्रकार से ये सिस्टम हमारे सबमरीन में काम कर रहा है, या उससे ये आश्वस्त हुए कि भाई स्पेन के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और स्पेन के पास बेहतर टेक्नोलॉजी आई है। उनके काउंटर पार्ट की अगर हम लोग बात कर लें, जो जर्मनी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंची है। जर्मनी के द्वारा फ्यूल सेल वाले AIP का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्पेन के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो इथेनॉल बेस्ड ईंधन के AIP उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये तो हमारे इंडियन नेवी के लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी उनको बेहतर लगती है, पर स्पेन का यह कहना है कि वो जर्मनी से बेहतर AIP बना चुके हैं और उसका हम लोग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। आप क्या कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारी मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं करी है तो अभी करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा या हमारी वेबसाइट पर जाइए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके ऊपर हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।